नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर प्रेषी गुप्ता कक्षा 12 की रसायन विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं। बच्चों, आज हम रसायन विज्ञान भाग 2 के अध्याय 10 हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरीन्स का अध्ययन करेंगे। कक्षा आरंभ करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि आज का यह व्याख्यान इस अध्याय का चौथा व्याख्यान है और इससे पहले वाले व्याख्यान में हमने हेलो एरीन्स को बनाने की विधियों का अध्ययन किया था तथा हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरीन्स के भौतिक गुणधर्मों का अध्ययन किया था। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के इस व्याख्यान के चर्चा के मुख्य बिंदु क्या हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम लोग। तो बच्चों, आज हम हेलो एल्केनों की रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे और बच्चों उसके अंतर्गत हम सर्वप्रथम नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। बच्चों, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक अणु नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं अर्थात SN1 अभिक्रियाएं और द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं अर्थात SN2 अभिक्रियाएं। बच्चों, आज के व्याख्यान में हम मुख्यतः SN2 अभिक्रिया का ही अध्ययन करेंगे और उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों का भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों, हेलो एल्केन्स की रासायनिक अभिक्रियाओं को मुख्यतः 3 संवर्गों में बांटा गया है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, विलोपन अभिक्रिया अर्थात एलिमिनेशन रिएक्शन और धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो देखिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है बच्चों? फिलिक का अर्थ होता है अट्रैक्टिंग और न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टिंग। और न्यूक्लियस की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा बच्चों? जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी अर्थात इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। ठीक है, तो बच्चों तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। और हमें पता है कि एल्किल हैलाइड में ये जो कार्बन हैलोजन बंध होता है ये पोलर होता है। क्यों पोलर होता है? क्योंकि हैलोजन की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से ज्यादा होती है। ये बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचते हैं। तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर जनरेट होता है। ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक होता है। तो यह न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करता है। ये हैलोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाते हैं, न्यूक्लियोफाइल कार्बन से जुड़ जाता है। तो बच्चों यहां हमने देखा एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर दिया अर्थात प्रतिस्थापित कर दिया। इसीलिए इस अभिक्रिया को नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। विलोपन अभिक्रियाएं देखिए क्या होती हैं। विलोपन अभिक्रिया में बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त एल्किल हैलाइड। अब देखिए बच्चों, बीटा हाइड्रोजन क्या होता है? जिस कार्बन से हैलोजन परमाणु लगा होता है उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं। अल्फा कार्बन के समीपवर्ती कार्बन जो होता है वो बीटा कार्बन कहलाता है और बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन परमाणु होता है उसे हम बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। ये बच्चों बीटा हाइड्रोजन है। ठीक, तो ऐसे एल्किल हैलाइड जिनमें बीटा हाइड्रोजन पाया जाता है, जब हम उन्हें किसी क्षार के साथ गर्म करते हैं, जैसे मान लीजिए हम एल्कोहलिक KOH ले लें और इसके साथ जब हम गर्म करते हैं तो बीटा हाइड्रोजन का विलोपन हो जाता है और अल्फा कार्बन से जुड़े हैलोजन परमाणु का विलोपन हो जाता है और इन दोनों कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है अर्थात हमें एल्कीन प्राप्त होती है। और इस प्रकार के विलोपन को हम बीटा विलोपन अर्थात बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। बात करते हैं धातुओं के साथ अभिक्रिया की। तो बच्चों जब एल्किल हैलाइड अभिक्रिया करते हैं मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर में तो हमें कार्ब धात्विक यौगिक प्राप्त होते हैं। इन्हें कार्ब धात्विक क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि इनमें कार्बन और धातुओं के मध्य बंध पाया जाता है। तो बच्चों जब एथिल ब्रोमाइड अभिक्रिया करता है मैग्नीशियम के साथ तो देखिए हमें एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है और इसे हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी कहते हैं। और बच्चों जब एल्किल हैलाइड अभिक्रिया करते हैं सोडियम के साथ शुष्क ईथर में तो हमें हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है और सोडियम हैलाइड प्राप्त होता है। बच्चों यहाँ पर जो ये अभिक्रिया है ये आप कक्षा 11 में भी पढ़ चुके हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण नाम अभिक्रिया है जिसे हम क्या कहते हैं? वुड्स अभिक्रिया भी कहते हैं। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का अध्ययन करेंगे। विलोपन अभिक्रिया और धातुओं के साथ अभिक्रियाओं का अध्ययन हम अगले वाले व्याख्यानों में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम।
देखिए नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए बच्चों क्या होता है जब मेथिल क्लोराइड अभिक्रिया करता है हाइड्रोक्साइड आयन के साथ, हमें क्या प्राप्त होता है? मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है, क्लोराइड आयन निकल जाता है, ठीक है। और जब एन प्रोपिल आयोडाइड अभिक्रिया करता है SH- आयन के साथ, तो देखिए हमें थायोल प्राप्त होता है, यहाँ पे आयोडाइड आयन निकल जाता है। और जब मेथॉक्साइड आयन अटैक करता है एथिल ब्रोमाइड पर, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, तो हमें एथिल मेथिल ईथर प्राप्त होता है और ब्रोमाइड आयन निकल जाता है। तो यहाँ बच्चों आप देख सकते हैं कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का प्रयोग करके कैसे हम विभिन्न न्यूक्लियोफाइल का प्रयोग करके विभिन्न क्रियात्मक समूह युक्त यौगिक बना सकते हैं, है ना। तो आपने देखा कि हमें अल्कोहल भी मिला, हमें ईथर भी मिला। तो डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल्स अगर हम यूज करें तो डिफरेंट क्रियात्मक समूह युक्त यौगिक बना सकते हैं ना बच्चों। आइए अब हम देखते हैं कि ये अभिक्रियाएं कैसे होती हैं। तो बच्चों पहला तरीका तो ये हो सकता है कि हमारा न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर सीधे सीधे अटैक करे, ठीक है। ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक होगी क्योंकि हैलोजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, ये साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगी, ठीक है। तो ये इस पर सीधे सीधे अटैक करता है। एक ही स्टेप में न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के मध्य बंध बनता है और उसी स्टेप में जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है और इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है और लीविंग ग्रुप के बीच का बंध टूटता है, ठीक है। टूटना शुरू हो जाता है, यानी बंध का बनना और बंध का टूटना एक ही चरण में हो रहा है बच्चों। अभिक्रिया के अंत में देखिए न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ जुड़ जाता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के साथ और लीविंग ग्रुप हमारा निकल जाता है, ठीक है। दूसरा तरीका ये हो सकता है बच्चों कि पहले एल्किल हैलाइड में ये कार्बन हैलोजन बंध टूटे और कार्बोकैटायन बने, ठीक है। और कार्बोकैटायन जब एक बार बन जाए तो उसके बाद न्यूक्लियोफाइल इस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करके उत्पाद बने। बच्चों जो पहला तरीका है उस अभिक्रिया की जो दर होती है वो दो अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करती है। एल्किल हैलाइड सांद्रता पर भी निर्भर करती है और न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता पर भी निर्भर करती है, अर्थात दो अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करती है। लेकिन दूसरी अभिक्रिया में जो अभिक्रिया की दर है वो केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर ही निर्भर करती है, क्योंकि एल्किल हैलाइड के टूटने पर ही कार्बोकैटायन बन रहा है ना बच्चों। और जब तक कार्बोकैटायन नहीं बनेगा आगे की अभिक्रिया होगी ही नहीं। तो क्योंकि यहाँ पे अभिक्रिया की दर दो अणुओं की सांद्रता पर निर्भर कर रही है और यहाँ पर अभिक्रिया की दर केवल एक अणु की सांद्रता पर निर्भर कर रही है, इसलिए ऊपर वाली जो अभिक्रिया है 1 नंबर वाली अभिक्रिया उसे हम द्वि अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं, ठीक है। और जो अभिक्रियाएं इस तरीके से होती हैं, दूसरे तरीके से होती हैं, उन्हें हम एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर और ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमोलिकुलर, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विस्तार पूर्वक कि SN2 अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। तो बच्चों न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करता है। ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है क्योंकि कार्बन हैलोजन बंध पोलर होता है, ठीक है। जब ये इस पर अटैक करता है तो देखिए एक ही चरण में न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के मध्य बंध बनता है और उसी चरण में इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन और लीविंग ग्रुप के बीच का जो बंध है वो टूटता है, ठीक है। यानी कि बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग एक ही चरण में होती है बच्चों। और देखिए जैसे ही न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के मध्य बंध बन जाता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन परमाणु के विन्यास का, यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु देखिए सारे ऐसे तरफ लगे थे और यहाँ पे कैसे हो गए, उल्टे हो गए। यानी कि कार्बन परमाणु के विन्यास का, इस वाले कार्बन परमाणु के विन्यास का प्रतिपन हो जाता है, अर्थात इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, लीविंग ग्रुप निकल जाता है। यहाँ अभिक्रिया की जो दर है, जो रेट होता है बच्चों, वो न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता पर भी निर्भर कर रहा है, ठीक है, और एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर भी निर्भर कर रहा है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जो अभिक्रिया की कोटि होगी अर्थात जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, 2, ठीक है बच्चों। विन्यास के प्रतिपन को हम और अच्छी तरीके से बॉल स्टिक मॉडल से समझ सकते हैं। ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है बच्चों,
ये इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करता है और बच्चों ये जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है वो लीविंग ग्रुप के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन से होता है, यानी जस्ट विपरीत दिशा से ये अटैक करता है। देखिए यहाँ पे बंध का बनना शुरू हो जाता है न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के बीच में, और यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन और लीविंग ग्रुप के बीच में बंध टूटना आरंभ हो जाता है। इसीलिए क्योंकि यहाँ पे बंध बन रहा है और यहाँ पे बंध टूट रहा है, इसीलिए इन बंधों को अन्य बंधों की अपेक्षा पतला दिखाया गया है। और बच्चों जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन से जुड़ जाता है, इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन से जुड़ जाता है, आप देख सकते हैं कार्बन परमाणु के विन्यास का प्रतिपन हो जाता है, अर्थात इन्वर्जन हो जाता है, लीविंग ग्रुप निकल जाता है। कार्बन परमाणु के विन्यास के प्रतिपन को बच्चों आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जब बहुत तेज हवा चलती है तो आपका छाता क्या होता है, पलट जाता है ना। तो वैसे ही कार्बन परमाणु का जो विन्यास है, देखिए यहाँ पे इस तरीके से था और यहाँ पर इस तरीके का हो जाता है। तो और एक और बात बच्चों कि इस अभिक्रिया में कोई पुनर्विन्यास नहीं होता, अर्थात कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है। ठीक है, एक ही स्टेप में ये रिएक्शन हो जाती है। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं SN2 अभिक्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड का आकार, उसके बाद नाभिक रागी की अभिक्रियाशीलता, अर्थात न्यूक्लियोफाइल हमारा कितना रिएक्टिव है और वो क्या असर डालता है, उसकी रिएक्टिविटी जो है वो क्या असर डालती है SN2 अभिक्रिया पर। उसके बाद विलायक की प्रकृति का क्या प्रभाव होता है और अवशिष्ट समूह की प्रवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ता है, अर्थात लीविंग ग्रुप जो होता है हमारा, उसकी प्रकृति का क्या प्रभाव पड़ता है SN2 अभिक्रिया पर। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं एल्किल हैलाइड के आकार का क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्योंकि बच्चों हमें पता है न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन तक पहुंचना पड़ता है और उसके साथ वह बंध बनाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए मेथिल हैलाइड में कार्बन परमाणु से 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। हाइड्रोजन परमाणु छोटे होते हैं तो न्यूक्लियोफाइल आराम से इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन तक पहुंच जाता है, लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर एल्किल ग्रुप का आकार बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियोफाइल का इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन तक पहुंचना क्या हो जाएगा बच्चों, दुष्कर हो जाएगा, वो नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, इसीलिए जैसे जैसे एल्किल हैलाइड का आकार बढ़ता जाता है बच्चों, अभिक्रिया की जो दर होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो एथिल हैलाइड में अगर SN2 अभिक्रिया की जो वेग है, ठीक है, उसकी दर को अगर हम 1 माने तो बच्चों मेथिल हैलाइड SN2 अभिक्रिया जो है उससे 30 गुना ज्यादा तेजी से देता है। अगर आइसोप्रोपिल हैलाइड की बात करें तो आइसोप्रोपिल हैलाइड की SN2 अभिक्रिया की दर जो है वो एथिल हैलाइड की अपेक्षा 50 गुना कम हो जाती है। नियोपेंटिल हैलाइड की दर एथिल हैलाइड की अपेक्षा 1,00,000 गुना कम होती है और तृतीयक एल्किल हैलाइड तो SN2 अभिक्रिया देते ही नहीं है, क्योंकि वहां इतने बल्कि एल्किल समूह लगे होते हैं कि न्यूक्लियोफाइल पहुंच ही नहीं पाता है। तो अगर हम अभिक्रिया की दर डिसाइड करें बच्चों तो मेथिल हैलाइड सबसे तीव्रता से देंगे, फिर प्राथमिक एल्किल हैलाइड, फिर द्वितीयक और तृतीयक एल्किल हैलाइड जो है वो SN2 अभिक्रिया नहीं देते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं दूसरे कारक की। बच्चों दूसरा कारक है हमारा नाभिक रागी की अभिक्रियाशीलता। बच्चों नाभिक रागी की अभिक्रियाशीलता को पढ़ाने से पहले मैं 2 टर्म आपसे डिस्कस करना चाहूंगी। ठीक है, एक तो बेसिसिटी और दूसरा शब्द है न्यूक्लियोफिलिसिटी, अर्थात नाभिक रागिता और क्षारकता, है ना। ये 2 टर्म है और इनका मतलब क्या होता है। बच्चों आपने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ रखा है कि क्षार क्या होते हैं। तो बच्चों आपने आर्हेनियस के अनुसार पढ़ा था कि जो विलयन में OH- आयन देते हैं वो क्षार होते हैं। क्षार वे भी होते हैं जिनका pH 7 से ज्यादा होता है। ठीक है, लुईस के अनुसार जिन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्षार होते हैं। और एक डेफिनेशन और है, क्षार वे भी होते हैं जो किसी यौगिक से
H प्लस आयन अब्स्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि ले लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों अगर हम कार्बनिक रसायन की बात करें तो कार्बनिक रसायन में क्षार की जो सबसे रेलेवेंट डेफिनेशन है वो यही है कि क्षार वे होते हैं जो किसी यौगिक से H प्लस आयन ले लेते हैं। क्षारकता क्या होती है बच्चों? क्षारकता होती है कि क्षारकता को प्रोटॉन पृथक्करण अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक के द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। अगर देखिए यहाँ पे ये क्षार है और ये किसी यौगिक से क्या कर रहा है? H प्लस आयन को अब्स्ट्रैक्ट कर रहा है। तो इस अभिक्रिया का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बच्चों जितना ज्यादा होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान जो है वो जितना ज्यादा होगा, इस क्षार की जो क्षारकता होगी वो भी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान जितना ज्यादा होगा यह अभिक्रिया उतनी ही ज्यादा दाहिनी दिशा में जाएगी। ठीक, तो यहां से एक बात क्लियर हुई कि क्षार क्या होते हैं? जो किसी यौगिक से H प्लस आयन अब्स्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नाभिकरागिता अर्थात न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है। तो बच्चों नाभिकरागिता को नाभिकरागी के इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर आक्रमण करने की दर, यहाँ पे दर इंपॉर्टेंट है बच्चों, दर के द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, कि कितनी तीव्रता से कोई नाभिकरागी अर्थात न्यूक्लियोफाइल जो है वो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करता है। ठीक है, तो अगर बच्चों यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन क्यों कहा? क्योंकि एल्किल हैलाइड में जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है हमारा वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है। ठीक है, और इंटर क्लास में क्लास 12th में जो आप मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे वहां पे जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा वो कार्बन ही होगा। लेकिन अगर हम जनरल बात करें तो इलेक्ट्रोफिलिक बीटा सल्फर भी हो सकता है, इलेक्ट्रोफिलिक फास्फोरस भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है। तो मान लीजिए हमारे पास दो न्यूक्लियोफाइल है, एक न्यूक्लियोफाइल ए है, एक न्यूक्लियोफाइल बी है। तो इनमें से जो तीव्रता से इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करेगा वो अच्छा प्रबल नाभिकरागी माना जाएगा और उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो यहाँ पे मान लीजिए ए नहीं पहुंच पाता और बी पहले पहुंच जाता है तो बी अच्छा नाभिकरागी होगा और उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, नाभिकरागिता ज्यादा होगी। तो नाभिकरागिता एक गतिक घटना है, काइनेटिक फिनोमिना की, जो जल्दी पहुंच जाएगा है वो उतना अच्छा नाभिकरागी होगा। तो SN2 अभिक्रिया के लिए बच्चों प्रबल नाभिकरागी जो होते हैं वो SN2 अभिक्रिया अच्छी तरीके से देते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं कि नाभिकरागिता कैसे बदलती है, उसके बदलने का क्रम क्या है, इसको बहुत ध्यान से समझना है बच्चों। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं नाभिकरागिता के बदलाव की प्रकृति। तो बच्चों जो ऋणात्मक आवेश युक्त स्पीशीज होती हैं वो उदासीन स्पीशीज की अपेक्षा प्रबल नाभिकरागी होती हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास जो इलेक्ट्रॉनिक घनत्व है उन पर वो ज्यादा होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है यहाँ पे ज्यादा है, तो OH माइनस आयन जो होगा वो H2O की अपेक्षा प्रबल नाभिकरागी होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा, और NH2 माइनस आयन अमोनिया की अपेक्षा प्रबल न्यूक्लियोफाइल होगा। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि एक क्षार जो है, ये क्षार है वो अपने संयुग्मी अम्ल की अपेक्षा प्रबल नाभिकरागी होता है, अर्थात प्रबल न्यूक्लियोफाइल होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर नाभिकरागिता में क्या परिवर्तन आता है। तो बच्चों आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि वैद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। बच्चों वैद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की प्रवृत्ति। ठीक है, यहाँ पे 4 आयन आपके सामने दिए हुए हैं, एक CH3 माइनस आयन, NH2 माइनस आयन, OH माइनस आयन और फ्लोराइड आयन। बच्चों हमने अभी पढ़ा न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल तेजी से जाकर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा। ठीक है, क्योंकि कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होती है। ठीक है, बाएं से दाएं जा रहे हैं तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ रही है ना बच्चों। तो क्योंकि कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होती है इसलिए ये सबसे सुगमता से अपने इलेक्ट्रॉन देगा, इसीलिए CH3 माइनस आयन सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है इन चारों में। ठीक, उसके बाद देखिए नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से ज्यादा होती है, इसलिए NH2 माइनस आयन CH3 माइनस आयन की अपेक्षा थोड़ा
दुर्बल न्यूक्लियोफाइल होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, इसलिए OH माइनस आयन जो है वो NH2 माइनस आयन की अपेक्षा दुर्बल नाभिक रागी होगा। और क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होती है, इसलिए फ्लोराइड आयन जो होगा वो सबसे दुर्बल नाभिक रागी होगा इन चारों आयन में। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं अमोनिया और H2O की। तो बच्चों अमोनिया पर देखिए एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और जल के अणु में ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं कि इनके पास 2 लोन पेयर हैं इसलिए ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। लेकिन बच्चों हमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर से बंद बनाने के लिए केवल एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, जो अमोनिया के पास है। ठीक है, तो और ये सुगमता से अपने इलेक्ट्रॉन देता भी है क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन से कम है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर अमोनिया जो होगा वो प्रबल न्यूक्लियोफाइल होगा जल की अपेक्षा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी में क्या परिवर्तन आता है। तो देखिए ऊपर से नीचे जाने पर नाभिक रागिता बढ़ती है क्योंकि परमाणु का आकार बढ़ता है और ध्रुवणता बढ़ जाती है, अर्थात पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाती है। तो बच्चों और परमाणुओं की वैद्युत ऋणात्मकता भी कम हो जाती है। तो अगर हम आयोडीन से फ्लोराइड की तरफ जाते हैं तो देखिए न्यूक्लियोफिलिसिटी घटती है क्योंकि आयोडीन की वैद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होती है। ठीक है, और क्योंकि सल्फर की वैद्युत ऋणात्मकता देखिए सल्फर ऑक्सीजन से नीचे है तो सल्फर की वैद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन से कम होती है, इसलिए SH माइनस आयन प्रबल न्यूक्लियोफाइल होगा OH माइनस आयन से। और क्योंकि फास्फोरस की विद्युत ऋणात्मकता नाइट्रोजन से कम होती है इसलिए PH3 अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा अमोनिया से। ठीक है बच्चों, हम थोड़ी बात करते हैं कि पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, तो चलिए समझते हैं। तो देखिए बच्चों पोलराइजेबिलिटी को हम ऐसे समझ सकते हैं कि आयोडाइड आयन जो है हमारा, हम यहाँ पे देखते हैं कि जब वर्ग में हम नीचे आते हैं तो आयोडाइड आयन का आकार बड़ा होता है, इसीलिए उसके न्यूक्लियस का, क्योंकि आकार बहुत बड़ा है, उसके न्यूक्लियस का बाहर वाले इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर जो होल्ड है, जो पकड़ होती है वो कम हो जाती है बच्चों। तो जब वो किसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के संपर्क में आता है तो देखिए उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्टॉर्शन हो जाता है, ध्रुवण हो जाता है। और यहाँ पे देखिए ध्रुवण ज्यादा होता है क्योंकि इसके न्यूक्लियस की पकड़ कम है, तो यहाँ पे देखिए ऑर्बिटल का ओवरलैप ज्यादा होता है, बॉन्डिंग ज्यादा होती है। ठीक है, लेकिन फ्लोराइड आयन का आकार देखिए बच्चों छोटा है, तो यहाँ पर इसके न्यूक्लियस की जो पकड़ होती है वो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के संपर्क में आने पर देखिए इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्टॉर्शन कम होता है, ध्रुवण कम होता है, तो बॉन्डिंग भी कम होती है। तो आयोडीन से आयोडाइड आयन से फ्लोराइड आयन की तरफ जाने पर बच्चों तो देखिए क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी घटती है क्योंकि आकार घटता है और पोलराइजेबिलिटी भी जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्टेरिक का क्या इफेक्ट होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी पर। तो बच्चों जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल का आकार बड़ा हो जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी घटती है। अभी आप कहेंगे कि मैम ने तो कहा था कि न्यूक्लियोफाइल का आकार जितना बड़ा होगा पोलराइजेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है, और अभी मैम अपने ही बात को कंट्राडिक्ट कर रही हैं। तो मैं कंट्राडिक्ट नहीं कर रही हूं बच्चों, यहाँ पे आप समझिए कि पोलराइजेबिलिटी किसकी होगी, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड की, यानी कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड केवल पोलराइज होगा, बाकी ये सारे समूह को लेकर तो इस न्यूक्लियोफाइल को इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करना पड़ेगा ना बेटा, और ये समूह कितना बड़ा है ना, तो यहाँ पर अटैक करना मुश्किल होगा। तो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। बेस क्या करते हैं, आपको पहले अभी मैंने बताया कि वो प्रोटॉन H+ आयन अब्स्ट्रैक्ट करते हैं। अब देखिए बच्चों H+ आयन तो बाहर ही है, तो या वो कोई भी अब्स्ट्रैक्ट कर सकता है ना, कोई भी बेस अब्स्ट्रैक्ट करता है, बेस के साइज का प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है बच्चों। तो इतने बड़े न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करने में उसको दिक्कत होती है। तो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन स्ट्रॉन्ग बेस तो है पर न्यूक्लियोफाइल ये वीक है। अगर हम बात करें इथॉक्साइड आयन की, तो इथॉक्साइड आयन
ऑल्दो ये वीक बेस है क्योंकि ये लेस हिंडर्ड है, लेकिन इस कारण क्योंकि हिंडर्ड कम है, यहाँ पे बड़े बड़े ग्रुप्स नहीं लगे, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। वीकर बेस इसको कहा गया है। बच्चों वैसे तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, वीकर बेस ये किसके कंपैरिजन में है? टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड के कंपैरिजन में है। वैसे ये बहुत अच्छा बेस है। तो बच्चों यहाँ पे आप एक बात समझ लीजिए, ये एक स्टेटमेंट है और इसको ध्यान में रखिएगा कि सभी प्रबल न्यूक्लियोफाइल प्रबल क्षार होते हैं, लेकिन सभी प्रबल क्षार प्रबल न्यूक्लियोफाइल नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, इस बात को ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि विलायक की प्रकृति का क्या असर होता है। तो बच्चों पोलर एप्रोटिक विलायक की उपस्थिति में यह अभिक्रिया जो SN2 अभिक्रिया है वो सुगमता से हो जाती है। पोलर एप्रोटिक विलायक क्या होते हैं? जैसे एसीटोन है, एसीटोनाइट्राइल है, टेट्राहाइड्रोफिरॉन जो THF है, और डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड DMSO, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड DMF और हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड HMPA। ये विलायक पोलर एप्रोटिक विलायक हैं और इनमें SN2 अभिक्रिया सुगमता से होती है बच्चों। ठीक है बच्चों, क्या दिक्कत हो जाती है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में जो ये अभिक्रिया नहीं हो पाती है? तो इसको हम देखते हैं बच्चों। पोलर प्रोटिक विलायक वे विलायक होते हैं जिनमें एसिडिक हाइड्रोजन पाई जाती है, यानी कि हाइड्रोजन विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं से जुड़ी हुई होती है, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और फ्लोरीन है। अगर हमारी हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन परमाणु, नाइट्रोजन परमाणु और फ्लोरीन परमाणु से जुड़ा है तो वो हाइड्रोजन कैसा होता है? एसिडिक हाइड्रोजन होता है बच्चों। तो क्या करते हैं ये जो पोलर प्रोटिक विलायक होते हैं, जैसे मान लीजिए कि जल है, ठीक है बच्चों, तो जल का जो अणु है, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, इस पर आंशिक ऋणावेश आता है और इस पर आंशिक धनावेश आ जाता है। तो ये एक डाइपोल की भांति व्यवहार करता है और ये NaBr का जलीय विलयन मैंने दिखाया है। और यहाँ पे देखिए जो पोलर प्रोटिक विलायक हैं वो कैटायन और एनायन दोनों का विलायक योजन कर लेते हैं, अर्थात सॉल्वोलिसिस हो जाती है। तो देखिए ऑक्सीजन आयन जो होते हैं वो जो ऑक्सीजन के परमाणु हैं वो सोडियम आयन को घेर लेते हैं और हाइड्रोजन के जो परमाणु हैं वो ब्रोमाइड आयन को घेर लेते हैं, सॉल्वोलिसिस कर देते हैं। तो देखिए इसका क्या प्रभाव पड़ता है SN2 अभिक्रिया पर? तो जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, जैसे मान लीजिए फ्लोराइड हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, और एल्कोहल यहाँ पे है, एल्कोहल पे आंशिक ऋणात्मक आवेश और ये आंशिक धनात्मक आवेश, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है। तो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो अगर पोलर प्रोटिक विलायक है तो पोलर प्रोटिक विलायक उसको घेर लेगा। तो न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करने के लिए कुछ ऊर्जा क्या करनी पड़ेगी? लगानी पड़ेगी इस सॉल्वेंट केज को तोड़ने के लिए, और ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी ना बच्चों। तो जो पोलर प्रोटिक विलायक होते हैं वो SN2 अभिक्रिया को फेवर नहीं करते हैं। SN2 अभिक्रिया जो होती हैं वो पोलर ए प्रोटिक विलायक में अच्छी तरीके से होती हैं, जैसे एसीटोन है, DMSO है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लीविंग ग्रुप का क्या असर होता है SN2 अभिक्रियाओं पर। तो बच्चों हमारा लीविंग ग्रुप वो होता है जो अभिक्रिया से निकलता है, और लीविंग ग्रुप जितना दुर्बल क्षार होगा वो उतना ही अच्छा लीविंग ग्रुप होगा, क्योंकि प्रबल क्षार को सिस्टम से निकालना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है।